चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम स्टार्ट कर चुके थे स्क्रीनिंग इफेक्ट। लो बस अब अपन स्टार्ट कर लिया अपना काम, है ना। गर्ल्स गर्ल्स तुमसे ज्यादा ना मेरे से ज्यादा तुम्हारी आवाज जा रही है उसमें। अब सुने अमन, लास्ट हमने ये करना स्टार्ट कर दिया था कि जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग क्या होता है। जेड इफेक्टिव टोटली मींस रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि टोटल अट्रैक्शन में से टोटल रिपल्शन माइनस करने के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पर एप्लीकेबल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, जेड इफेक्टिव। एंड वन मोर थिंग, जेड इफेक्टिव इज कैलकुलेटेड ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन, किस पर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर, बिकॉज दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। यहां हो गई अपनी बात। आई थिंक वी वर डूइंग स्लेटर्स कांस्टेंट, यानी कि इस स्क्रीनिंग की जो वैल्यू स्लेटर साइंटिस्ट ने दी उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्लेटर्स कांस्टेंट। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। क्या सिग्मा का मतलब, क्या सिग्मा का मतलब रिपल्शन हो सकता है? दो ही तो चीजें हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। टोटल अट्रैक्शन में से क्या माइनस करोगे, टोटल रिपल्शन। अब जिस न्यूक्लियस में, मतलब जिस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो क्या वहां सिग्मा लगेगा? क्यों? क्योंकि वहां रिपेल करने वाला कोई नहीं है। जिसमें दो होंगे उसमें लगेगा। उसमें कितने रिपेल करेंगे, एक। हमेशा जितने आउटर मोस्ट में हो उसमें से एक को कम करना है। क्यों? क्योंकि वो खुद को रिपेल थोड़ा ना करेगा, उसके ऊपर तो हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। इसलिए बस ये याद रखना कि आउटर मोस्ट में, अब जैसे वन वाला था तो वन वाले में आपने सिग्मा जीरो क्यों बोला है? क्योंकि सर वो खुद को रिपेल कैसे करेगा। तो सिमिलरली अगर टू वाला होगा तो उसमें से एक कम करेंगे, थ्री वाला होगा एक कम कर देंगे, फोर वाला होगा एक कम कर देंगे। डन। चलिए तो पहले इसके पॉइंट्स में पहला पॉइंट, फोर सिंगल इलेक्ट्रॉन, फोर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिग्मा का वैल्यू, देयर इज नो रिपल्शन एट ऑल। सेकेंड, फोर, कोई एग्जांपल बताओ तो इसका। क्या इस ये और बनाए जा सकते हैं ना, He प्लस Li प्लस टू एक्सेट्रा। ठीक है, फोर टू इलेक्ट्रॉन, यहां पर सिग्मा की वैल्यू लिखी जाती है 0.30। किसके लिए एप्लीकेबल होगी न्यूट्रल में, हीलियम और Li प्लस बेरिलियम प्लस टू एक्सेट्रा। ऐसे तो हम कितने भी बनाए जा सकते हैं। चलिए यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक, याद रहे किसका नंबर कम है, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का नंबर, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है। बताइए हीलियम में जेड की वैल्यू क्या रखोगे, टू। लिथियम में थ्री, क्योंकि एटॉमिक नंबर थोड़ा ना चेंज हो सकता है। बेरिलियम में फोर। तो चलो जेड इफेक्टिव ऑफ हीलियम चेक कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है, टू। सिग्मा कितना है, 0.30। वैल्यू कितना आया, 1.7। ठीक है, अब किस पे आओ, Li प्लस पे। जेड कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना, क्योंकि जेड तो फिक्स रहता है और सिग्मा फिर से 0.30। बताइए वैल्यू कितनी आई, 2.7। अब आओ बी प्लस टू पे, कितना रखेंगे, 4 माइनस 0.30, बताओ 3.7। अच्छा अब आप एक नोटिस करो,
कि ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है ना? क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन सब में किसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा? अरे जनरलाइजेशन बोलो ना सर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केसेस में हम जेड इफेक्टिव सीधा किससे कंपेयर कर सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव से। पॉजिटिव चार्ज जेड इफेक्टिव इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज स्क्रीनिंग इंक्रीज, स्क्रीनिंग इंक्रीज जेड इफेक्टिव डिक्रीज। ठीक, तो क्या यहाँ पर एक हम छोटा सा कंसेप्ट बना सकते हैं? फोर आइसो इलेक्ट्रॉनिक जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। कोई डाउट है इस बात को लेकर? कोई क्वेश्चन आए तो कर लोगे? अच्छा, ये पहचान लेते हो कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? देखो लिखता हूं मैं, पता लगता है क्या? क्लोराइड और HS माइनस, आर दे आइसो इलेक्ट्रॉनिक और नॉट? वो लोग हाथ उठाएं जो बोल रहे हैं यस। कहाँ गए हाथ? वो लोग हाथ उठाएं जो बोल रहे हैं नो। अच्छा गिन लो, आपको आता तो है, पर आई थिंक आपको लग रहा है कि एक बार कंफर्म कर लिया जाए। क्लोरीन का नंबर और -1 मिलाएंगे तो 18, कितना इलेक्ट्रॉन है? और HS माइनस में हाइड्रोजन का एक, सल्फर का 16 17 और एक माइन। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस सर, दीज आर आइसो। तो बस ऐसे ही पहचानना है ना? एक्सरसाइज 2 पे आओ। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? देखते हैं। एक्सरसाइज 2 में पेज नंबर अराउंड 39 या 40 पे देखो, एक ऐसा क्वेश्चन है 12th वाला, है ना? एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12। क्या बहुत मुश्किल था क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक को ढूंढना? ढूंढ सकते हैं। पहले मैं भी तो देखूं क्या पूछा है। हाँ, बेरिलियम+2 किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लिख लीजिए आप ये। थर्टीन 9 है। हाँ, और एक और देखो, शायद 32 पे 53 के आसपास है। पेज नंबर 31 पर 47, और एक और होगा 53 टाइप। 53 भी है बेटा, है ना 31 पर। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केसेस हैं। फोर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या क्या याद रखना है? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होते चला जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं। एंड, क्या ऐसा कहीं और भी हम लगा सकते हैं क्या अदर देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक? ये बताओ। मैं बोल रहा हूं कि हम इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अलावा भी कहीं यूज कर सकते हैं, वो बताओ आप। आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयन हो तब भी ये चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Na+, Na और Na- हो,
तो बताइए इसमें क्या चीज सेम चल रही है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही तो वहां था, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि यहां भी मैं किससे देख सकता हूं? पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव पॉजिटिव का, और सबसे कम नेगेटिव, न्यूट्रल तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों जगह आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्ट। बताइए किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा? L+3 का। क्या केस है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सब किसके ऑर्डर लिख रहे हैं बेटा अपन? जेड इफेक्टिव के। अब बताओ तो, Cl का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से तो जेड इफेक्टिव कम ही होता है, और Cl+ का फिर सबसे ज्यादा हो जाए। बस याद रखना ये कि ये सिर्फ यही यूज करना है अपने को, है ना, बाकी जगह ये फैक्टर काम नहीं कर रहा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। हाँ, सेम इलेक्ट्रॉन हो गए ना बेटा। हाँ, जिनमें फिर तो केस ही अलग हो गया ना। वो तो HS- तो एक रेडिकल हो गया, उसको यूज नहीं कर सकते अपन। अभी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आयन की। वो ग्रुप ऑफ आयन हो गया फिर। HS तो पूरा ही क्या हो गया बेटा? एक ग्रुप हो गया ना, इसलिए। हाँ, है। अब मैंने क्या बोला था? ऐसे कुछ बोला था क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। मैंने ये बोला था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस हो तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो, और इसीलिए हमने ये रूल यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब ये रब कर दो ना। अब हम आ जाते हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, जिनमें हो दो से ज्यादा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, है ना, और आपको उसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम बाद में क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। मैथमेटिक्स सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ये समझाने के लिए कि भाई आप इस चीज को जब किसी रिजल्ट में कन्वर्ट करोगे तो वो रिजल्ट कैसे आया हुआ है। तो अल्टीमेटली काम क्या आने वाला है अपना? रिजल्ट। कोई कैलकुलेशन काम नहीं आने वाली जेड इफेक्टिव की। ठीक है, और हम कैलकुलेशन इसलिए करेंगे ताकि हमें समझ में तो आए कि आखिर ये रिजल्ट कैसे आया हुआ है। तो चलिए फोर देख लेते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यानी कि जिसमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं तब क्या होगा? तो ऐसे केस में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा उनके इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा हमें कितना रखना है? 0.35। कितने रखना है बेटा? 0.35। और n-1 में जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके लिए रखना है 0.85। और n-2 या उससे ज्यादा कुछ भी हो तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा हमें रखना है 1। ठीक है,
आपको ये वैल्यू याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, वो तो अपन कैलकुलेशन कर रहे थे, इसीलिए हमें कुछ पता होना चाहिए था ना। लास्ट में हम किटे क्या बना लेंगे, इसका एक कंक्लूजन, वही चलेगा अपना ना। हटा दिया जाए इसको। चलिए अब पूरा फोकस रखिए बोर्ड पर। ये वैल्यूज मैं यहां से रब नहीं कर रहा हूं, है ना, ये यही रखेंगे अपन। ठीक है, आपको जब टाइम मिले जब लिखना। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, किस किस की बात हम पहले से ही कर चुके हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। अब सबसे पहले किसको ले लेते हैं बेटा, लिथियम। लिथियम का नंबर बोलिए, क्या लिखेंगे, 1s2 2s1। ठीक, यहां पर आपको हिंट लिखना पड़ेगा एक, ताकि आप गलती ना करें। हिंट मैं लिख दे रहा हूं, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंसी शेल फॉर कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। क्या कम कर देना है, एक इलेक्ट्रॉन कम। ये ध्यान रखना है बेटा, क्यों कम करना है बात कर चुके हैं क्या, जोर से बोलिए, क्यों कम कर चुके हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो खुद को कैसे रिपेल करेगा, इसलिए उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब देखो बोलो, लिखना बाद में, पहले समझो। यहाँ चूके तो फिर कई एग्जाम्पल तक देखना पड़ेगा, और एक बार देख लिया तो फिर अगले एग्जाम्पल में मैं लिखते रहूंगा, तुम भी लिखते रहना। देखो सबसे आउटर मोस्ट क्या है, तो ये मेरा एन हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया, n-1। अब सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन करते हैं, सिग्मा की। बताओ n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही है ना, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 0.85। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 0.85। अब n में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, पर उसको तो हटाना है, इसका मतलब यहां सीधे क्या आ गया, 0। ये सिग्मा आ गया अपना। बताओ क्या वैल्यू आई, 1.7। अब क्या कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव। तो बताइए जेड इफेक्टिव ऑफ लिथियम क्या हो गया, 3 माइनस 1.7 वैल्यू 1.3 आ गया। दोनों वैल्यूज को मैं सर्कल कर देता हूं, ताकि हमें याद रहे सिग्मा इतना आया और जेड इफेक्टिव इतना आ गया। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, वो कौन सा है बेटा, बेरिलियम। नंबर बोलिए। अब जिसको यहां समझ में नहीं आया वो यहां भी देख सकता है ना, 1s2 2s2 सही लिखा है। n कौन सा है, 2s वाला, आउटर मोस्ट सबसे बड़ा यही है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया। अब सिग्मा बताओ तो, 2 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 0.35। यहां तक लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, बाकी तो कैलकुलेशन है। अब अगर यहाँ सिग्मा निकाला जाए तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 2.05। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव भी बताओ आप, 4 माइनस 2.05, द वैल्यू विल कम 1.95। ठीक है, हाँ बेटा, कहा, यहां मैंने क्या बोला था, आउटर मोस्ट में से जितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें से एक कम करना है, एक कम करना था आउटर मोस्ट में से, तो यहां से कम कर दिया। अच्छा, अब वो एग्जाम्पल आ रहा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, है ना, कि जिसमें हमारे सारे पोल खुल जाएगी कि हमें यहाँ पे कैसे समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ 5 के लिए, 1s2 2s2 2p1। आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसके आउटर मोस्ट में
कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वो लोग हाथ उठाएं जो बोल रहे हैं 3। अच्छा, जो लोग बोलना चाह रहे हैं सर कुछ भी हो 3 तो नहीं है, 3 ही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूरा ही आउटर मोस्ट है। ये 2 है, ये भी 2 है, तो पूरा ही आउटर मोस्ट है। तो ये क्या हो गया मेरा n-1। सिग्मा कैलकुलेट करते समय अगेन 2.085। अब क्या आएगा 2 क्यों आया? 3 है ना, 3 में से एक कम, 2 इंटू 0.35। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे सिग्मा, दिस विल कम अराउंड 2.4। कितना आएगा? 2.4। चलो अब जेड इफेक्टिव बता दो। 5 माइनस 2.4, it will come around 2.6। ठीक है, सब सेट है, लिख लो। आउटर मोस्ट में से कितना कम करेंगे? 1। आउटर मोस्ट कैसे पहचानेंगे? वो तो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, जिसमें n का वैल्यू सबसे बड़ा वही मेरा आउटर मोस्ट रहेगा। अभी मैंने लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट किया है कि टॉप टू बॉटम? लेफ्ट टू राइट। अब इसके बाद हम चलेंगे टॉप टू बॉटम भी। हाँ बेटा, जो भी बाहर होगा, जो भी बाहर होगा, क्योंकि आपको याद है सबसे पहले एस लगता है और एंड किस पे करते हैं हम? पी पे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में भी हर एक पीरियड की स्टार्टिंग एस पे है और एंडिंग पी पर है। मैं रब कर दूं? क्यों, आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही क्या? फिर भी यहीं से लिखेंगे। हाँ, कभी कोई गलती हो भी जाए तो हम क्या बोलेंगे? सर ने लिखा था ऐसे। मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने ये कभी कहा हो गलती होने के बाद कि ये मैंने खुद नहीं ऐसे लिखा है। बोर्ड पे ऐसे ही तो लिखा था। अच्छा, कोई इसको जिन्होंने लिख लिया हो, वो मुझे कोई इसमें पैटर्न दिखता हो ना, तो हाँ, मतलब आप सारी कैलकुलेशन को ध्यान से देखोगे, पहले सिग्मा सिग्मा की वैल्यूज में देखो कितना डिफरेंस है, सेम डिफरेंस चल रहा है, और फिर जेड इफेक्टिव की वैल्यूज में भी सेम डिफरेंस चलते नजर आएगा। यहां से यहां जाते समय 0.35 का डिफरेंस, और यहां से यहां जाते भी पॉइंट, और ऐसा ही कंटिन्यू चलेगा। जेड इफेक्टिव में देखो 0.65 का ही डिफरेंस मेंटेन्ड रहेगा। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, पर मैं चाह रहा हूं भाई कोई जो ये बात वहीं से समझ गया हो स्टार्टिंग से। हर बार इलेक्ट्रॉन पीरियड में किधर ऐड होता है? आउटर मोस्ट में ही तो हो रहा है। यहां 0 हो गया था अपना, अब देखो यहाँ पे 1 आया, अंदर तो सेम ही चल रहा है। तो यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कितने का डिफरेंस क्रिएट होता है? तो यानी कि सिग्मा किससे बढ़ेगा? 0.35 से।
अच्छा, जब हम जरा देखो एक मिनट इसको, लिथियम से बेरिलियम जा रहे हैं तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना बढ़ा? 1 से। यानी कि जब मैं यहां से यहां गया तो सिग्मा मेरा बढ़ा 0.35 से, और जेड में से सिग्मा माइनस ही तो करना है। जेड कितना बढ़ रहा है? 1। 3 to 4 1 का डिफरेंस, यानी कि 1 माइनस सिग्मा, सिग्मा कितना है? 0.35, यानी कि 0.65। इसीलिए जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ रहा है? 0.65 से। तो अगर हमने लिथियम की कैलकुलेशन कर ली तो बस हम क्या करते जाएंगे? 0.35 0.35 सिग्मा, 0.65 0.65 जेड इफेक्टिव। ये मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, जब हम कंक्लूजन लिखेंगे ना तो हम ये बात लिख लेंगे। अभी समझ में तो आ गया ना? अब आइए सोडियम पर, यानी कि अब मैं किस में चल देता हूं, थोड़ा सा ग्रुप वाइज। एक ही ग्रुप को यूज करेंगे, उसी के रिजल्ट सब पर पोस्ट करेंगे। सोडियम नंबर बोलो, कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 2s2 2p6 3s1। बताइए इसमें आउटर मोस्ट है कौन? 3s वाला, यानी कि ये n हो गया, तो ये बेटा n-1 हो गया, और ये मेरा n-2 हो गया। तो सिग्मा की कैलकुलेशन करते समय यहां 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 से। तो यहां हो गया इस बार 2 into 1 प्लस, अब कितना है? 2 और 6, टोटल हो गया 8। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.85 से, और आउटर मोस्ट में 0 रखना है। क्यों सर? एक माइनस करने का रूल चल ही रहा है हमारा। जब आप इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू आएगी 2.2। मैंने सीधा ही लिख दिया, जेड माइनस सिग्मा कैलकुलेशन करते तब वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2.2। ठीक, अब ऐसा करते हैं, एक और लिख लेते हैं, पोटेशियम। इसके बात नहीं कर रहे हैं ना, किसके लिए लिख लेते हैं? एक ग्रुप के लिए। पोटेशियम 19, क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। बताइए हु इज n? n-1, n-2, n-3। कितने इलेक्ट्रॉन को 1 से मल्टीप्लाई करना है? 2 और 3 के। 2 में है, मतलब n-3 में है 2, और यहाँ है 8, बिकम 10। तो 10 into 1 प्लस, अब 8 मल्टीप्लाई बाय 0.85, और लास्ट में क्या आएगा? 0। तो जब आप इसका जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो ये भी आएगा 2.2। सेम, बिल्कुल सेम। सिमिलरली अगर मैं बेटा रुबिडियम के लिए कैलकुलेट करूं ना, वहां भी 2.2। जब मैं सीजियम के लिए कैलकुलेशन करूंगा 2.2। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट। अब एक बार इंक्रीज हुआ है 1.3 से 2.2, ये एक इंक्रीज को इंक्रीज मत नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सर एक बार इंक्रीज हुआ बट रेस्ट ऑफ द टाइम्स इट रिमेन सेम। तो रेस्ट ऑफ द टाइम सेम होने की वजह से हमें ग्रुप में यही बोलना है कि जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि पहले इंक्रीज होगा और फिर कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसको मालूम है एक इंक्रीज को इंक्रीज कंसीडर नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्यादा जो दिख रहा है उसी को ही फॉलो करेंगे। क्या पीरियड में ऐसा हुआ? पीरियड में तो क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज। अच्छा, क्या बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा भी इंक्रीज हो रहा था, तो टॉप टू बॉटम भी सिग्मा इंक्रीज होता है, यानी कि सिग्मा
ग्रुप में भी इंक्रीज, पीरियड में, बट जेड इफेक्टिव सिर्फ पीरियड में इंक्रीज, है ना। जिसको डाउट हो वो कैलकुलेट करेगा और हमें बताएगा, है ना। मैंने तो नहीं की क्योंकि मैं समझ गया कि कोई फायदा है नहीं। ठीक है, लिख लो। अब इनका कंक्लूजन बनाएंगे फाइनल। यस, डन। आगे चलें बच्चे। अब मैं इसके कंक्लूजन फाइनली बता देते हैं अपन, ठीक है, ताकि हमें बस ये याद रखना है कि इनके कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर करते जाना है अपने को। ये वाला पार्ट अब रब्त कर दिया जाए। ये बात क्लियर है? रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट का मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो आप फाइनली आ जाइए कंक्लूजन। एक के दो क्वेश्चन भी करेंगे इसके, है ना। लिखिए कंक्लूजन नंबर 1। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, सिग्मा इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। मैंने वैल्यू नीचे लिख दिया कितने से इंक्रीज होगा। किस की बात कर रहा हूं मैं? ये एस और पी की। एस और पी ब्लॉक। ये रिजल्ट किस पे नहीं यूज करने हमको? डी पर यूज नहीं करने होते। सेकंड, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, अगेन किसमें? एस और पी, सिग्मा इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट। और इस बात को पक्का करने के लिए पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 42 यहीं पर आप मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 42, उसमें वही ऑप्शंस दे रखे हैं कि जेड इफेक्टिव का ग्रुप में क्या होता है ना। तो क्या लगाएंगे आंसर हम? कुछ भी मत पढ़ना इस चक्कर में कि एक बार इंक्रीज फिर कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन कर भी लो यहां पर जो बेकार सा है, दे दिया है ना, बेकार में हमें उलझाने के लिए। पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर होना चाहिए अराउंड 62। वहां जरूर आपसे उसने क्या किया, जो आपने कैलकुलेशन की ना बेटा, उसको यूज कर लिया।
कि लिथियम से सोडियम तक तो सर इंक्रीज एंड देन कांस्टेंट। हालांकि इस क्वेश्चन को दिए जाने से हमें करना पड़ रहा है, अदरवाइज तो हमेशा हमें जेड इफेक्टिव क्या मानना है ग्रुप में, कांस्टेंट ही मानना है। हाँ अब आगे आइए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब मैं आगे रेडियस बताऊंगा तो ये काम आएगा आपको। यहां देखो सब ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं हम, सिग्मा। सिग्मा का मतलब शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब के चार्ज को रोकेगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, मान लीजिए आपको दे रखा है एस पी डी और एफ, तो बताइए किसी भी शेल का सबसे पहले आप एफ भरते हो कि डी, एफ, और सबसे पहले एस भरते हो कि पी, एस भरते हो। इसका मतलब ये एक तरह से हम इमेजनरी मान लेते हैं कि पहले एस आता है, फिर पी आता होगा, फिर डी आता होगा और फिर एफ आता होगा, क्योंकि एनर्जी का लेवल तो यही बता रहा है हमको। तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा किसका होना चाहिए, उससे कम पी का, और उससे कम डी का, और सबसे कम एफ का। ठीक है, किसी भी एक शेल के लिए, अलग अलग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 4s 4p 4d 4f, किस बेसिस पे देख रहा हूं मैं, कि पहले मैंने 4s फिल किया था, बीच में कुछ भी फिल करके फिर 4p पे गया था। क्या कहीं ऐसा हुआ कि आपने 4p से पहले 4d भर दिया हो, नहीं हुआ ना। ये सब आए तो थे, बट दे वर कमिंग अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स। तो क्या हम इसको इस ऑर्डर में भी याद कर सकते हैं कि सर कोई भी शेल का सब शेल देखें तो सबसे पहले एस फिल होता है, इसलिए ये किसका ऑर्डर हो सकता है, सिग्मा का ऑर्डर हो सकता है। चलिए अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए पी की शील्डिंग किससे स्ट्रॉन्ग है, डी और एफ से। एफ की शील्डिंग किससे पुअर है, एस से भी पुअर, पी से भी पुअर और डी से। किसकी शील्डिंग सबसे ज्यादा पुअर एफ की। अच्छा इसका एक रीजन और बताया जा सकता है ना, वो इसलिए शेप के बेसिस पे कि आपको याद है इसमें नोडल प्लेन नहीं होते। नोडल प्लेन क्या होता है, वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 0, तो एस स्फेरिकल होता है, इसलिए उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। पर पी में 1, डी में 2 और एफ में 3, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे नोडल प्लेन वैसे वैसे क्या होगी, कम शील्डिंग। बताओ भाई, जहां इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो, बात सीधी सी समझना, मैं पूरी लाइन दोबारा से बोलूंगा, वही आपको याद भी रखनी और वही से हमारे आंसर भी होंगे। आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, सिग्मा लग रहा है। सिग्मा कैसे लगता है, जब इलेक्ट्रॉन अपना काम करता है। प्रोटॉन कहां जाता है, एक ही जगह, पर इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, अलग अलग सब शेल्स। अब मान लीजिए इस शेल में गए, इस सब शेल में गया, तो ये तो इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, इसका मतलब इसकी शील्डिंग सभी जगह से यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, पर इसकी शील्डिंग में वीकनेस है, क्यों, क्योंकि एक जगह ऐसी है जहां कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है, और वो जगह से शील्डिंग पुअर हो गई। यहां पर ऐसी कितने प्लेसेस हैं, 2, और यहां पर ऐसे कितने प्लेसेस हैं, 3। इसका मतलब जैसे जैसे शेप कॉम्प्लेक्स होते जाएगा वैसे वैसे शील्डिंग पुअर होते चले जाए। इन अदर वर्ड्स, आपको ये ऑर्डर वैसे भी याद रख सकते हो कि पहले एस भरते हैं, फिर पी भरते हैं, फिर डी भर सके और फिर एफ भरते हैं। तो शील्डिंग किसकी सबसे स्ट्रॉन्ग, एस की, और सबसे वीक
F की. For example, 4s having more shielding than 4p, 4p having more shielding than 4d, and 4f having less shielding. यानी कि इसके shielding very very poor, इसकी shielding poor, इनकी strong enough. ठीक है, करिए क्वेश्चन बिगनर्स बॉक्स 3 का. 8th या 9th होना चाहिए, पेज नंबर 18 पर होगा, 18 पर है ना. कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 8th क्वेश्चन. कर लेंगे, देखिए. हो जाएगा, मतलब बात मेरे को बोलने की जरूरत तो नहीं, क्लियर हो ही गया अपने को. अच्छा, अब एक बार बताओ, किन किन दो चीजों से जेड इफेक्टिव रेगुलेट हो रहा है अब तक जो पढ़ा? जेड और सिग्मा, यही तो दो फॉर्मूले में यूज हुए. जेड मतलब प्रोटॉन और सिग्मा मतलब इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव. तो अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए किस जगह पर जेड इफेक्टिव बढ़ने के चांसेस सबसे हाईएस्ट होंगे, जब जब क्या आता होगा डी और जब क्या आता होगा एफ. फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसका यूज करेंगे हम. मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक प्रोटॉन भी आएगा. प्रोटॉन कहां जाएगा? सेंटर में, और अपना काम हमेशा करेगा. पर इलेक्ट्रॉन का वर्क कौन डिसाइड करेगा? सब शेल. आपने उसको कहां रखा है? आपने उसको एस में रखा तो उसकी शील्डिंग स्ट्रॉन्ग, तो वो किसको बैलेंस करते जाएगा? प्रोटॉन को. पर प्रोटॉन तो एक ही जगह जाते हैं. अब आपने इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ना स्टार्ट कर दिए? डी में. तो किसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा? प्रोटॉन का. क्योंकि प्रोटॉन तो अपना काम कर रहा है. उसका काम क्या है? अट्रैक्शन. रिपल्शन का काम किसका था? पर आपने इलेक्ट्रॉन को कहां प्लेस कर दिया? ऐसी जगह जहां शील्डिंग है पुअर. तो बेटा जब जब डी में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे या एफ में इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तब तक क्या प्रोमिनेंट हो जाएगा? जेड इफेक्टिव. और जैसे ही जेड इफेक्टिव प्रोमिनेंट होगा तो जो जो भी जेड इफेक्टिव के अपोजिट होंगे वो सब वैल्यूज क्या होने लगेगी? कम. जैसे रेडियस कम, समझ गए? जैसे रेडियस कम. तो हम आगे किसको यूज करने वाले हैं? रेडियस का ही यूज करने वाले हैं. आई थिंक बात क्लियर हो गई. मैं फिर से लास्ट टाइम बोल देता हूं, पूरे जेड इफेक्टिव को कंट्रोल करने वाले सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, जेड माइनस सिग्मा. सिग्मा किस पे वर्क कर रहा है? सब शेल पे. जबकि जेड तो एक ही जगह काम करता है. अगर आपने, जैसे मान लीजिए हम किसी को भेजें मदद के लिए और उसको गलत जगह भेज दें, तो क्या वो हेल्प कर पाएगा? तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन यहां और यहां भर रहे हो तब तो वो अपना काम करते हैं. पर जब आप यहां और यहां भर देते हो तब उनका काम सफर होता है. और वो क्यों होता है? क्योंकि इनकी शेप ही ऐसी है कि ये, इनकी शील्डिंग ऑटोमेटिकली क्या हो गई बेटा? पुअर. तो बेसिकली आपको ये ऑर्डर शील्डिंग का ऐसे ही याद रखना है कि जब भी डी और एफ में इलेक्ट्रॉन आएगा तब तब शील्डिंग पुअर. और क्या इंक्रीज? जेड इफेक्टिव इंक्रीज. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस पर बेस्ड है. ये वाला लिख लिया था ना आपने? ये वाला लिख लो, इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं. मैं देखना चाह रहा हूं कि हम अगर कोई मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया बिना कैलकुलेशन का भी, तो उसमें क्या करने वाले हैं? हैं? अगर अलग अलग नंबर दे रखा होगा तो फिर किससे चलेंगे? शेल नंबर से. जो शेल नंबर पहले आएगा उसकी शील्डिंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो पास में है. क्वेश्चन, वो जो कंक्लूजन है उसका ध्यान रखना. इफ जेड इफेक्टिव ऑफ पोटेशियम is x,
देन जेड इफेक्टिव ऑफ मैग्नीशियम। किसका पूछ लिया मैंने जेड इफेक्टिव? मैग्नीशियम। एक्स ही रहेगा सर, एक्स प्लस 0.65 हो जाएगा सर, एक्स माइनस 0.65 हो जाएगा सर, और सर इनमें से मेरा कोई आंसर नहीं आता। अभी वोटिंग करेंगे अपन, है ना, उसमें पता लग जाएगा। पहले पढ़ लो क्वेश्चन, वोटिंग करेंगे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसे देखते कौन जीतता है। चलिए वो लोग हाथ खड़े करिए जिनका आंसर है 1। है कोई नहीं है? मैं तो हर बार ही वो लोग अपने हैंड रेस करिए जिनका आंसर है 3। तो वो लोग अपने हाथ खड़े करिए जिनका आंसर है नोटा, यानी कि 4। ये भी नहीं है। वो लोग अपने हाथ खड़े करिए जिनका आंसर है 2। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई कि आप सबका आंसर सही है जिन्होंने हाथ खड़े किए। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये वाला याद है कंसेप्ट? चलो इसका यूज करते हैं, हटा दो ना इसको यहां से। देखो बेटा, ये सोडियम, इसके साथ मैग्नीशियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम और इसके नीचे कैल्शियम। किसका दिया हुआ है? पोटेशियम के लिए वैल्यू है x, तो जो वैल्यू पोटेशियम की द सेम वैल्यू ऑफ सोडियम, तो ये हो गया x। अब मैं कहा जा रहा हूं? मैग्नीशियम पे। तो आपको याद है लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव 0.65 से इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए अपना आंसर है सेकेंड। इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करेंगे अपन, है। किसका आंसर नहीं बन पाया था? ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है ये कैल्शियम के लिए होती x और मैं सोडियम के लिए पूछ लेता, तब क्या होता? तब हम इसको x रखते, इसको x रखते और फिर लेफ्ट जाते। जैसे ही लेफ्ट जाते माइनस कर देते, और उस केस में ये आंसर क्या हो जाता? थर्ड हो जाता। हो जाता ना? ये क्वेश्चन लिख लिया आपने? तो मैं इसमें चेंज करके एक और नया क्वेश्चन बना लेते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं जेड इफेक्टिव ऑफ कैल्शियम x और जेड इफेक्टिव ऑफ सोडियम पूछ लेते हैं। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन वहां पर भी इसी तरह कर लेते हैं कि सर इस बार जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आपने कैल्शियम के लिए दिया हुआ है x, तो आप पीछे जाएंगे ऊपर की तरफ तो ये भी x, और जब आप यहां आएंगे तो x माइनस 0.65, क्योंकि जब इधर जा रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज करेंगे 0.65 से, पर जब आप बैक जाओगे तो किससे डिक्रीज करोगे? सेम वैल्यू से डिक्रीज करते चले जाएंगे। आप तो दोनों ही 2 बार लिखना, है ना, क्योंकि एक ही बार आप भी मेरी तरह कर दोगे ना बाद में समझ में नहीं आएगा कि किधर क्या चल रहा था। अच्छा ये बताओ कि अगर लिथियम के लिए x हो
तो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? वैल्यू मत बताओ, पर ऐसे तो बता दो कैलकुलेशन। सर ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हम कितनी बार करेंगे जंप? 1 2 3 4। तो सर यहाँ लिखेंगे x+4 × 0.65। अरे वाह, मजा आ गया। सबने एक साथ बोला, ले में बोला, है ना? तो इसका मतलब मुझे भी लग गया कि अब इसमें कुछ और जरूरत बची ही नहीं है। अब आप पूरा समझ गए बात को। नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं अब हम। हटा दूं ना? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सर वो प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ी जाएगी, जिनमें हम ये चेंज ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है और टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है। उन सभी प्रॉपर्टीज को कौन सी प्रॉपर्टीज बोलेंगे? पीरियोडिक। क्या रेडियस पीरियोडिक प्रॉपर्टी है? सबको पता है। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है? कुछ लोगों के जवाब नहीं आए। क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है? क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है? तो चलिए पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 36 को भी आप आंसर कर दीजिए। 30, क्वेश्चन नंबर 36। एक जबरदस्त क्वेश्चन वहां था, कर दिया आपने? अब आप सब लोग 1 से लेकर और 40 तक के सारे क्वेश्चंस आज जो बच गए हैं बीच बीच में हमसे, उन सबको करेंगे एंड, है ना? हो गए होंगे। फिर भी किसी के डाउट रहेगा तो वो हम सैटरडे को स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, है ना? ये हटा दूं? चलिए हम आ जाते हैं किस पे? रेडियस पे। बच्चे अब बोर्ड पे फोकस करेगा, 15-20 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, देन विल स्टार्ट राइटिंग। ठीक है? हाँ, देखिए इधर अपना बिगनर्स बॉक्स 1 कंप्लीट है, बिगनर्स बॉक्स 2 भी कंप्लीट है, और बिगनर्स बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लो ना, क्योंकि अपन ने 8 तो कर लिया है, 6 छूटा हुआ है शायद। जेड इफेक्टिव पर ही है। सिक्स्थ में वही तो पूछा होगा पेज नंबर 17 पर कि किसमें, तो ऑल आ गया ना, सभी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, तो अपना इसमें क्या आएगा आंसर? ऑल आएगा। क्या एच में स्क्रीनिंग लगेगी क्या? क्या Li+2 में स्क्रीनिंग लगेगी? क्या B+3 में स्क्रीनिंग लगेगी? सभी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं। ठीक है, चलो अब आगे रेडियस देखो बोर्ड पर। किसी एटम में सेंटर से लेकर और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है? रेडियस। सही है, बहुत इजी है सर, ऐसे नाप लेते हैं एंड वी कैन डिफाइन रेडियस। ठीक है, कंसेप्ट तो इजी है बट प्रॉब्लम प्रैक्टिकल है। अगर मैं बोर्ड पर एक डॉट भी लगाया हूं ना,
इट कंटेन मोर देन मिलियन ऑफ एटम्स। अब आप सोचो कि सर इसको सेपरेट कैसे करेंगे, एक एटम को निकालें कैसे, यानी कि आइसोलेशन ऑफ एटम इज डिफिकल्ट। सिर्फ मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलने वाले सिर्फ किसके एटम होते हैं, इनर्ट गैसेस के, बाकी सब किसी ना किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। तो इस रेडियस को इस तरह से मेजर करने का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या हो गया, आइसोलेशन ऑफ एटम इज डिफिकल्ट। क्या एग्री करते हैं? ठीक है, हमने चलिए जुगाड़ तुगाड़ करके एटम निकाल भी लिया, है ना, पूरी साइंस लगा दी और एटम को निकाल लिया। अब हेजनबर्ग अपनी लाइन बोल देते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू मेजर पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझते ना, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर फिक्स भी नहीं बैठा, ये लगातार ही क्या है, गोल गोल घूमता रहता है। तो ये बड़ी दिक्कत है। चलो आपने ये भी जुगाड़ लगा दी, चलो ये भी कर देंगे सर, आप आगे बढ़ो। फिर हमारे को याद है कि एक वेव नेचर के बारे में भी बातें होती हैं, और वेव नेचर के बारे में बातें होंगी तो ऐसे बनेंगे फिर वेव्स। तो कभी तो ऐसा लगे रेडियस पतली हो गई, कभी बढ़ गई, पतली बढ़ गई, ऐसे मतलब ऐसा लगेगा कि हमारा कोई एक्यूरेट रिजल्ट आ ही नहीं सकता। जैसे सुबह वजन नापे तो कम, खाना खाने के बाद नापेंगे तो 1-2 किलो ज्यादा, तो अक्सर कर लोग सुबह ही नाप लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले वेट कब नाप लेते हैं, दिन में, खाना दबा के खा लिया, देख लिया, और फिर अगले दिन सुबह, अरे मेरे 2 किलो वजन कम हो गया, अपने मन को तसल्ली दे ली, है ना। पर उसका सही तरीका क्या है, रोज फिर उसी टाइम आप मेजर करो जिस समय आपने एक दिन पहले किया। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस एटम की कोई शार्प बाउंड्री भी नहीं है जहां तक हम उसको मेजर कर पाए, इसीलिए इस तरह से रेडियस मेजर नहीं होगी। पहला रीजन क्या रहेगा, आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब सेपरेट करना, इज डिफिकल्ट। और सेकंड रीजन क्या रहेगा, देयर इज नो शार्प बाउंड्री। पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 63। वो दोनों ही बातें वहां लिखी हुई हैं जो कि अभी हमने बोली हैं, तो हम आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे बोथ, कि भाई आइसोलेशन भी पॉसिबल नहीं है सर, और कोई शार्प बाउंड्री भी नहीं है। तो सर फिर क्या करें, कुछ नया इसमें जो है क्या अरेंजमेंट है, तो भाई आजकल नाउ ए डेज जो भी बॉन्डेड स्टेट में होते हैं इस तरह से, उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर लिया जाता है, हाफ, उसी को क्या माना जाता है, रेडियस। दोबारा बोलता हूं, nowadays we are measuring radius by taking half of internuclear distance। मान लीजिए इन दोनों का ये जो डिस्टेंस है ये 198 पिकोमीटर है, क्या है ये बेटा, डिस्टेंस। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, d/2, दिस इज नोन एज रेडियस। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, ये कोवेलेंट, ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये दोनों अपना कॉमन एरिया बना के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एटम ऐसे रहते हो, ये मेटेलिक रेडियस है ना, फिर उस केस में हम इस डिस्टेंस का हाफ करेंगे, तो बेसिक बात है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी हाफ, है ना। और हो सकता है कि अगर इनर्ट गैसेस की रेडियस को मेजर करें तो वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाते, उसको बोलते हैं वॉन्डरवॉल फोर्स, तो उसका हाफ करेंगे बेटा, तो वो हाफ और भी बड़ा आएगा। इसका मतलब हम हर एटम की रेडियस को कई तरह से मेजर कर सकते हैं। अगर उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक बॉन्ड बनाया मेटेलिक, और वॉन्डरवॉल बॉन्ड बनाया तो वॉन्डरवॉल रेडियस।
क्योंकि रेडियस किस स्टेट में निकाली जा रही है, कंबाइंड। अब वो कंबाइंड तो किसी भी तरह से हो सकता है। जनरली वॉन्डर वॉल कौन बनाते हैं, इनर्ट गैसेस जनरली। मेटेलिक बॉन्ड कौन बनाते हैं, मेटल्स। और कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल। उसी पेज पर ठीक उसके नीचे 64। क्या आंसर लगाएंगे उसमें, रॉन्ग मैच का लगा लेंगे ना बेटा। तो अब हमारे पास ये क्लियर हो गया कि रेडियस को इस तरह से मेजर किया जा सकता है। डन विद दिस, टॉपिक लिखिए एटॉमिक रेडियस। जैसे मैं बोलूंगा वही लिखना है, बोर्ड पे कुछ भी लिख रहा हो, है ना। तब मैं जब मैं बोलता हूँ ना कभी कभी कि अब लिख लो, तब तो लिख ही लीजिएगा। पर जब मैं बोल रहा हूँ कि अभी वेट कर करके हम धीरे धीरे वहां पे चलते हैं, तो आप उसी को सिस्टमेटिक मैनर में लिखिएगा बेटा। लिखिए पहली लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू, the distance between nucleus to outermost electron is known as radius। ये तो कैसी डेफिनेशन हो गई, जो होना चाहिए। बट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, बट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। और फिर यहां पे हम क्या लिख देंगे, पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 63, ताकि आपको कभी ये बात लगे ऐसी तो फटाफट किधर पहुंचना है क्वेश्चन पे, कि सर आइसोलेशन ऑफ एटम इज डिफिकल्ट एंड देयर इज नो शार्प बाउंड्री। ठीक है, क्या वो बात लिखने की रिक्वायरमेंट है अब, ये अपन ने मेंशन कर दिया। ठीक है, चलिए अब आइए, क्या कंसेप्ट तभी क्लियर ज्यादा होते हैं जब हम क्वेश्चंस करते हैं उसके रिगार्ड। इसीलिए हम जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे क्लास में ही सॉल्व करेंगे, और जब आप रिवाइज करेंगे उसको तो आपको भी उसी पैटर्न पे चलना है। आपकी कॉपी हम इसी तरह से डिजाइन करते रहेंगे कि आप उसमें क्या मेंशन करते रहो क्वेश्चंस। जैसे कुछ क्वेश्चन अगर छूट भी जाएं तो आप अपनी साइड से भी वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, कि अच्छा ये सर ये तो हो ही चुका है तो मैं इसको यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। चलो अब आओ नेक्स्ट, नाउअडेज, आजकल, नाउअडेज रेडियस इज डिफाइंड, nowadays radius is defined as half of internuclear distance of atoms of homo atomic molecule। Nowadays, radius is defined as half of internuclear distance of atoms of homo, यानी कि दोनों एटम कैसे होने चाहिए, सेम। मॉलिक्यूल तो है ही, जैसे मैंने बोला H2, तो H2 मतलब हो गया ना होमो, दोनों हाइड्रोजन है, और साथ में क्या बन गया, मॉलिक्यूल Cl2, बिल्कुल सेम। अब उस जो आपने स्टेटमेंट लिखा ना बच्चे, उसके साथ आप यहां लिख लीजिए कि आप उसका नया फॉर्मूला क्या बनेंगे, R इज डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, IND, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ।
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा आप बॉन्ड देख रहे हो, डिपेंडिंग ऑन बॉन्डिंग नेचर। रेडियस के टाइप बना लेते हैं ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूं बोर्ड पर। पहली रेडियस तो समझ में आ रहा है, कौन सी रेडियस है, तो यहां लिख लेते हैं कोवेलेंट। सेकंड क्या है, मेटेलिक, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल। और तीसरे हमें क्या दिख रही है, वॉन्डर वॉल। आप चाहो तो ये इसके साथ एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं ना, ये डिस्टेंस है और ये उसकी रेडियस की कैलकुलेशन करके कितना वैल्यू आ जाएगा, 99। और इसी टॉपिक के साथ ये मेंशन कर लेना 3264। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, तभी ठीक होना चाहिए बस। हाँ भाई सिपाहियों देखो अभी अपना टारगेट थोड़ा दूर है ना, उससे पहले आराम मत करो, है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा ऐसा करो, 2-4 में सांस ले लो, और अगर ऐसे दिक्कत लग रही हो तो थोड़ा लंबी लंबी सांसें ले लो कि सर ऑक्सीजन ढंग से नहीं आ रही है, बेहोशी आ रही है आ जाती है, फोर्थ क्लास है ना, मेरी गलती नहीं, फोर्थ क्लास। अब आप इसको तीनों में एक एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। सबसे पहली बात किसके बारे में करते हैं, कोवेलेंट। हमेशा कौन सी कोवेलेंट रेडियस मेजर करना, सिंगल बॉन्डेड, SBCR, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। अपना नाम आ गया यहाँ पे, स्पेलिंग गलत है ना, हाँ, इसका तो मतलब वही होता है जो आप समझते हैं ना, पर अपना नाम में SINGHAL है ना, हाँ, वो बोलते सब उसको वही है। अब यहाँ देखो, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप यही क्यों मेजर करते हो, वाई वी आर नॉट टेकिंग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बताएगा कोई स्पेसिफिक आंसर। हाँ एक कैंडिडेट, आप खड़े हो जाओ, रुको रुको रुको, खड़े हो जाओ बस, और भी तो देखें, कोई और है इनके कंपटीशन में, अरे कोई भी खड़ा हो, और भाई पड़ोसी तेरे कॉम्पिटिटर है, हाँ बेटा पहले तू बोल ले, क्या फर्क पड़ेगा, कम नाप लेंगे, अरे कम नाप लेंगे क्या फर्क पड़ेगा, अब जितना जमीन का टुकड़ा होगा उतना ही रहेगा ना, ठीक है हाँ। देखो उसी बात को है ना घुमा के बोलते हैं, सर यूं पकड़ो यूं पकड़ो, दोनों ने प्लानिंग करके बैठो। और कोई इसके अलावा, ये वाली बात तो छोड़ ही दो, ये बात तो मान ली आपकी, कोई और तगड़ा रीजन लाओ कि सर ये बात तो मैं, मेरे को पता है, क्या हर एक एटम है, हम बोल दो बोल दो,
जरूरी नहीं है। क्या हर एटम डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है क्या? अब अगर हर एटम डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता तो भाई जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उनकी तो आप मेजर कर लोगे, और बेचारे जो नहीं बनाते उनको क्या छोड़ देंगे हम? नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब यूनिवर्सली सब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते होंगे एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो जरूर से जरूर ही बनाते होंगे, इसलिए वो आप कौन सी रेडियस मेजर करते हो? सिंगल बॉन्डेड। अब मेटेलिक में आ जाओ। मेटेलिक किस में मेजर की जाती है? मेटेलिक लैटिस में, क्योंकि वो मिलकर अपना क्या बना रहे होते हैं? लैटिस। अब हम बात करें, मान लीजिए ये आयरन का पीस है बेटा, इस आयरन के पीस में सारे ही एटम किसके होंगे? आयंस के। तो क्या वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है? क्या आयनिक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है? नहीं। अच्छा चल जनरल बता, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब शेयरिंग होगी। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। ठीक है। वंडरवॉल बॉन्ड तो हम बना देते हैं फोर्सफुली। जब जैसे मैंने क्लोरीन जैसे हीलियम गैस भर लिया एक जार में और उसको कंप्रेस किया, तो उसने अपने फिजिकल स्टेट चेंज कर ली, तो हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड डेवलप हो गया? वंडरवॉल। तो इसका मतलब मेटल मेटल तो इनमें से कुछ भी नहीं बना सकता, तो फिर आयरन का पीस कैसे बन गया इतना तगड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग? कि सर यहाँ कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड है। तो यानी कि ये जब कोई 3D स्ट्रक्चर बन जाती है बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं? लैटिस। अब वो लैटिस किसका भी हो सकता है? मेटल मेटल का हो सकता है, वो किसका हो? आयन आयन का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का। और हो सकता है डायमंड जैसा हो, डायमंड भी तो स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कौन सा लैटिस बोलेंगे? कोवेलेंट। यानी कि कितने टाइप के लैटिस हो सकते हैं? तीन। आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट। आयनिक आयंस के थ्रू, मेटालिक मेटल्स के थ्रू, और कोवेलेंट जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो सारे, जैसे डायमंड है ना, SiO2 लाइक। ठीक, डन। इसको क्रिस्टल भी बोला जाता है। अब आ जाए कौन सी रेडियस? वंडरवॉल। ये सिर्फ और सिर्फ किस स्टेट में मेजर की जाती है? ओनली सॉलिड स्टेट, क्योंकि आप लिक्विड और गैस की मेजरमेंट नहीं कर सकते। आपने जार में भर ली हीलियम, अब आप हीलियम के एक एक एटम को कैसे पकड़ोगे? एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर। सबसे पहली बात तो आइसोलेट करना, फिर बाउंड्री ढूंढना, सब कुछ कर लिया, फिर वो आदमी रुक ही नहीं रहे। तो ऐसे केस में हमें उसको बैठाना पड़ेगा, जैसे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए बैठाना पड़ता है, नहीं तो वो भागता ही रहेगा। सिमिलरली जब आप उसे कंप्रेस करोगे तो वो धीरे धीरे लिक्विड और फाइनली किस में आएगा? सॉल्व। और उसी स्टेट में कौन सी रेडियस मेजर होगी? वंडरवॉल। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? क्योंकि सर हम देख रहे हैं यहाँ ओवरलैपिंग, यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं, यहाँ तो दूर दूर खड़े हो गए जाके। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, आप जब तक ये भी लिख लो, मैं भी एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। measured in solid state। किस में कार्बन की रेडियस मेजर होगी? एक वो तो याद है ना आपको, पहली लाइन, सिंगल बॉन्डेड और होमो, दोनों चीजें याद रखनी है ना। हाँ जी।
CH4 ऐसे ही बनता होगा ना भाई, CH4। पर इसमें कार्बन तो कार्बन से बॉन्डेड ही नहीं है, इसका मतलब ये तो मेरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। बाकी तीन बचे। अब C2H2 में तो कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। C2H4 में कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है भाई, ये भी पॉसिबल नहीं है। बचा कौन सा, C2H6। ये हम मेजर कर सकते हैं जैसा कि हमने डेफिनेशंस में देखा है। हाँ, सब होमो के लिए ही यूज कर रहे हैं। मेटल में तो मेटेलिक बॉन्ड ही किस में बनेगा, सेम मेटल्स में। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर कि सर यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड मेजर हो गई है, यहाँ पर सर मेटेलिक में मेजर करेंगे, और यहाँ पर सर सॉलिड स्टेट में, क्या इन तीनों के बीच में ये रिलेशन सही है? ऑर्डर कि सबसे छोटी रेडियस सर कोवेलेंट है, उससे बड़ी रेडियस सर मेटेलिक या लैटिस या क्रिस्टल वाली है, और सर सबसे बड़ी रेडियस वॉन्डर वॉल है। एक रिलेशन और है कि दैट दिस वॉन्डर वॉल रेडियस इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस। को दिख भी रहा है हमको कि ये छोटी सी है ओवरलैपिंग की वजह से, और यहां पर ये थोड़ी सी लार्ज हो गई। हालांकि हम सिर्फ ये एक ऑब्जर्वेशन टाइप ही लिख रहे हैं कि ऑलमोस्ट डबल ऑफ कोवेलेंट रेडियस। तो जिसके पास जो बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटीज हो उतनी उतनी रेडियस मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अपने पास हमेशा एक ही टर्म आएगी बार बार यूज घूम फिर के, एटॉमिक एटॉमिक। क्या करेंगे अपन, एटॉमिक, यानी कि हम अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं तो फिर हमारे पास एक ही एटम की कितनी रेडियस हो जाएंगी, दो तीन। मान लीजिए नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या भी बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन मेटल को कंप्रेस करो क्लोरीन को तो लिक्विड में आ जाता है, गैस से सॉलिड में भी जा सकता है, तो फिर उसकी कौन सी भी रेडियस हो गई, वॉन्डर वॉल। इसीलिए हम सबके लिए एक ही सिमिलर टर्म काम में ले लेंगे, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, मेटल की दो हो सकती हैं, वो क्या बना सकता है, मेटेलिक, आयनिक भी बना सकता है वो तो ऐसे सबकी कुछ कुछ ज्यादा रेडियस हो सकती हैं, और इतनी रेडियस पढ़ेंगे तो फिर हम रेडियस ही पढ़ते रह जाएंगे। इसीलिए हम इसमें कॉमन टर्म काम में लेंगे, और वो कॉमन टर्म क्या रहेगी बेटा, एटॉमिक रेडियस। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 5। बिगिनर्स बॉक्स 3 है ये। मानसी, रोहित और अंकुर, ये तीन बच्चे हैं, इन्होंने अलग अलग वैल्यूज फाइंड करी हैं। अपनी क्लास में भी है क्या कोई मानसी, कौन है? अच्छा,
तो मानसी आपने क्या वैल्यू निकाली है? 102। रोहित ने क्या वैल्यू निकाल दी है? रोहित तो नहीं है ना हमारी क्लास में। कितनी है? 100। 203। बहुत बड़ी वैल्यू निकाली अंकुर ने। अब हम समझ सकते हैं ना कि कौन कौन सी वैल्यू लेकर बैठा है। मानसी के पास मेटेलिक सबसे सबसे छोटी तो अंकुर के पास है ना। तो मानसी के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे? मेटेलिक या क्रिस्टल। फिर रोहित के लिए वॉन्डरवॉल और फिर अंकुर के लिए कोवेल। ये ऑर्डर जहां हो वही हमारा आंसर। फर्स्ट में आगे दिखता ही है। हाँ ठीक है। अब आप जो है कल कमर कस के बैठेंगे कि हमें लंबा खींचना है ना। आज तो आप मुझे लग नहीं रहा है ना। अब देखो जब पैक करने के बाद बोलेंगे हम तो रुक जाते, आपने बोला ही नहीं। नहीं भाई कल तो बैठना ही है, इसलिए क्योंकि ना टेस्ट का सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। एक दो वहां सरप्राइज मिले आपको। अरे ज्यादा देर तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता, है ना। हमें 15 ही मिनट एक्स्ट्रा बैठना है। अरे क्यों है, 5-10 मिनट की बातें करते हो। ठीक है भाई, तो हम इसको यहीं रोकते हैं। टेस्ट में रेडियस आएगा, यानी कि कल जहां तक आप क्लास पढ़ लेंगे मैं बता दूंगा कि आपने वहां तक किया भी है या नहीं किया है। सब एक साथ बोल दीजिए एक बार। जय हिंद बच्चों।